Now, I would like to invite our respected guest speaker, Dr. Muhammad Zafar, Superintendent NHMC Chinor. Thank you so much, sir, for joining us, for your precious time you have given us. Please, sir, start and share your precious knowledge about measles. Please, sir. अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा आज का टॉपिक मीज़ल्स से है। मीज़ल्स को अगर देखा जाए तो ये एक एक्सट्रीमली कंटेजियस डिजीज़ है। एक शख्स से दूसरे शख्स को बहुत आसानी से जो है ट्रांसफ़र होने वाली डिजीज़ है। आम तौर पे जो है लीडिंग काज ऑफ डेथ है, ज़्यादातर जो बच्चों में, और ऐसे अफराद या बच्चे जिनको वैक्सीनेशन इसकी ना हुई हो तो वो ज़्यादा इससे हाई रिस्क पे रहते हैं, जो मीज़ल्स से मुतासर हो सकते होते हैं। मीज़ल्स को अगर जस्ट मीज़ल्स का नाम लिया जाए तो ये एक वायरस रूबियोला वायरस है, उससे उसकी ये इन्फेक्शन होती है। इसको कंफ्यूज लोग हो जाते हैं जर्मन मीज़ल्स के साथ। हालांकि जर्मन मीज़ल्स जो काज के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो रुबेला वायरस की वजह से जो मीज़ल्स होता है उसको जर्मन मीज़ल्स कहा जाता है। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो मीज़ल्स है। मीज़ल्स जो रूबियोला वायरस की वजह से जो इन्फेक्शन जो बीमारी जो डेवलप होती है उसके बारे में मेरा जो टॉपिक है वो आज उस मीजल्स या जर्मन मीजल्स, लेकिन इनकी काज जो है वो मुख्तलिफ होती है। जिस तरह जो है मिजल्स वायरस जो है, जैसा मैंने पहले बताया कि कंटेजियस डिजीज है, एक शख्स से दूसरे शख्स को लगती है, लेकिन ये एयरबॉर्न डिजीज है। हवा के रास्ते इसका जो कैरियर जो सबसे ज्यादा इसका फैलाने का जो है वो हवा है, एयरबॉर्न डिजीज है। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन जो है खांसता है या छींक लेता है, स्नीजिंग करता है या कफिंग करता है, तो वो अपने अंदर मौजूद ये वायरस जो है वो हवा में छोड़ता है। ये जब हवा में मोहल्लक होते हैं जरासीम या वायरस जो होते हैं, तो ये 2 घंटे तक वहां पे सरवाइव रह सकते हैं। और अगर इन 2 घंटों के दौरान वहां पे कोई सेहतमंद इंसान सांस ले लेगा लेगा तो वो ये जरासीम जो है वो ट्रांसफर हो जाता है इंसान के सेहतमंद इंसान के अंदर। और इसी तरह जो है, एक तो ये जो है ये स्नीजिंग और कफिंग के जरिए जो इंसान इनहेल करता है, सेहतमंद इंसान इनहेलेशन के नतीजे में, दूसरा सरफेस एरिया में भी ये 2 घंटों तक जो है वो सरवाइव रह सकता है। सरफेस एरिया मीन के जिनमें अगर बाज का जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो छींकने के दौरान या खांसी करने के दौरान अपने हाथ मुंह पे या नाक पे रख लेता है, तो उसके हाथ भी कंटेमिनेटेड हो जाते हैं। और जब वो इन्हीं हाथ के जरिए किसी सेहतमंद इंसान से हाथ मिलाता है तो वो ये जरासीम उस सेहतमंद इंसान में आपके हाथ में ट्रांसफर हो जाते हैं। और जब हमारी आदत होती है कि हम वक्फे वक्फे से मुंह में या नाक पे या अपना हाथ जो है वो लगाते रहते होते हैं, तो सेहतमंद इंसान जब उससे कैरी कर लेता है, जरासीम गेन कर लेता है इन्फेक्टेड पर्सन के हाथ से, तो वो जब अपने मुंह पे या हाथ या नाक पे लगाएगा या आंखों पे हाथ लगाएगा हाथ, तो वो ये जरासीम जो वायरस जो है ये उसमें उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक की तरफ जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर इन्फेक्टेड पर्सन जिसने जो तौलिया वगैरह इस्तेमाल किया है, उसने तौलिया में उसने खांसी की है या जो स्नीजिंग की है, तो वो भी अगर हैंग कर देगा और सेहतमंद इंसान उसको इस्तेमाल में ले आएगा तो उससे भी जो है ये वायरस जो है इसका मीजल्स का वो सेहतमंद इंसान में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये इसका ट्रांसमिशन है कि एयरबॉर्न में ये ज़्यादातर 90% जो लोग होते हैं वो नियर बाई नॉन इम्यून पर्सन होते हैं जो इससे इन्फेक्टेड होते हैं। नियर बाय जो उस खांसने या छींकने के दौरान या कंटेमिनेटेड हाथ से मिलाने के जरिए जो नियर बाय इंसान होते हैं, और लेकिन वो पर्सन नॉन इम्यूटेड हो, उसको डेवलप ना हुई हो मिजल की, या उसने वैक्सीनेशन ना करवाई हुई हो, तो वो 90% लोग इस चीज़ से मुतासर होते हैं। अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखें तो जब ये एक वायरस जो है वो सेहतमंद इंसान के रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाता है या ट्रैकिया या ब्रोंकाई तक चला जाता है, तो वहां पे इसने सबसे पहले इंटर होना होता है, उसके म्यूकोजा के एपिथेलियल सेल्स में इसने पहले पेनिट्रेट करना होता है। वो पेनिट्रेट करने का मैकेनिज्म ये है
कि इसके ऊपर दो तरह के प्रोटीन्स होती हैं, कि एच प्रोटीन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन, और एफ प्रोटीन जो है फ्यूजन प्रोटीन। एच प्रोटीन क्या करती है, ये बाइंड करती है सेल्स के C46 जो रिसेप्टर होता है उसके साथ ये बाइंड कर लेती है, और जब ये बाइंडिंग हो जाती है तो दूसरी एफ प्रोटीन जो फ्यूजन प्रोटीन है वो इसको मेम्ब्रेन के साथ चिपकने में हेल्प करती है। जब ये उसके साथ पेनिट्रेट मतलब उसके बाद चिपकती है तो वो ये पेनिट्रेट करता है एपिथेलियल सेल्स के अंदर। लेकिन एपिथेलियल सेल्स के अंदर जब पेनिट्रेट करने से पहले जो जिस फॉर्म में ये होता है उस वक्त इस फॉर्म वो कहते हैं सिंगल स्ट्रेंड नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस। इस कैटेगरीज में या इस जो है हालत में ये मौजूद होता है। लेकिन साथ ये कंटेमिनेट इंक्लूड करता है, एक एंजाइम इंक्लूड करता है जो जब वो पेनिट्रेट कर रहा होता है तो वो एंजाइम है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये जब इन हो जाता है सेल्स के एपिथेलियल सेल्स के अंदर तो ये एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देता है पॉजिटिव सेंस एमआरएनए। तो उस वक्त साथ इसके जो वायरल प्रोटीन है सेल्स के अंदर जो लिपिड प्रोटीन्स जो लिपिड लेयर्स होती है वो इसके साथ जो है वो शामिल हो जाती है, और वहां से ये सेल से एपिथेलियल सेल से ये आउट हो जाता है मुतलका लोकल टिश्यूज पे। जब ये लोकल टिश्यूज में जाता है तो वहां से इसको जो इम्यूनिटी के जो हमारे सेल्स होते हैं डेंड्रोलॉजिस्ट जो है ये इसको पिक कर लेते हैं और लिम्फ नोड्स तक इसको ले जाते हैं। जब ये लिम्फ नोड्स में जो है पहुंचता है, लिम्फ नोड से आगे ये ब्लड के जरिए आगे ट्रांसफर होता है दूसरे लंग्स के जो दूसरे टिश्यूज होते हैं वहां तक, और इंटेस्टाइन्स में और ब्रेन में। तो ये इसके ऑर्गन्स होते हैं जो वहां से ब्लड के जरिए ये आगे वायरस जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। अगर हम इसके सिम्टम्स को अगर देखें तो सिम्टम्स को देखें तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 10 से 14 का दिन का होता है। तो जब ये जो फैटोफिजियोलॉजी मैंने अभी बताई है तो वो उस दौरान ये हो रही होती है, और जब ये 14 दिन गुजरते हैं तो सिम्टम स्टार्ट होना शुरू होती हैं। उसके पहले 3 दिन जो होते हैं उसमें हाई ग्रेड फीवर रहता है जो कि 105 फॉरेन डिग्री फॉरेन डिग्री तक जो है वो जा सकता है। ये फीवर अमूमन 7 दिन तक रहता है, और इसके साथ जो है कफ होती है, खांसी आती है। खांसी जो है उसके बाद कंजंक्टिवाइटिस हो जाती है। कंजंक्टिवाइटिस जो हमारे आंख का कंजंक्टिवा होता है उसको वो सोजिश हो जाती है। अब इस सोजिश के नतीजे में जो है आंख में जो अलामतें पैदा होंगी वो आंख रेड हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, और फोटोफोबिया जो है रोशनी बर्दाश्त नहीं होगी उसको, फोटोफोबिया भी, ये अलामतें भी साथ इसके शामिल हो जाएगी, और डिस्चार्ज आंखों से होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ जो इस फेज में अलामतें आती हैं वो कोराइजा लाइक या URTI अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसी अलामात डेवलप होती हैं, जैसा कि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन और स्नीजिंग है। इसी तरह सोर थ्रोट जो है वो हो जाता है। तो उसके बाद जो है स्नफी नोज और नाक बहना जो है वो शुरू हो जाता है। इस स्टेज में, इस मरहले में ये अलामात है। आगे जो प्रोड्रोमल जो फेज आता है उसमें ये जितने ये इसको वैसे बेसिकली ये जितने भी मैंने अभी अलामतें बताई हाई फीवर से लेकर यहाँ तक जो है ये प्रोड्रोमल फेज ही होता है, जिसमें जब वो अलामात साइन एंड सिम्टम अपीयर होना शुरू होती हैं। तो 1 से चौथे दिन जो है मतलब इससे चौथे दिन जो है वो आगे कॉफ लाइक साइन जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो है सफेद कलर के स्पॉट बनना शुरू हो जाते हैं जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन में बनते हैं। पहले म्यूकस मेम्ब्रेन में जैसा कि कंजंक्टिवा है वहाँ पे, और इसी तरह इनर माउथ है, अगर आप उसका माउथ का एग्जामिन करेंगे तो उसके चीक्स के अंदरूनी तरफ आपको सफ़ेद कलर के स्पॉट्स मिले नज़र आएंगे। इसी तरह जो है उसके अगर फीमेल है तो उसके वेजाइनल ओरिफिस में भी ये स्पॉट्स आपको नज़र आएंगे। अगर आप उसका फेरिंक्स देखेंगे तो फेरिंक्स उसका रेड होगा, और इसके अलावा जो उसके जो टॉन्सिल्स हैं वो येलोविश कलर, दरमियान में से येलोविश कलर के होंगे, उसके जो बॉर्डर होंगे वो रेड होगा, और इसके साथ आपको जो है स्प्लीनोमेगेली भी नजर आएगी, तीली के साइज में बड़ी हुई मिलेगी। और अगर इसके बाद हम देखें कि बैरूनी तौर पे कौन कौन सी अलामात आ सकती हैं तो ये रैशेस आना शुरू होते हैं। रैशेस शुरू होते हैं पहले, सबसे पहले जो है फर्स्ट तो वो बिहाइंड द ईयर है, तो कि कान के पीछे से उसको जो रैशेस बनना शुरू होते हैं। उसके बाद 4 डेज
जाकर जो है वो फेस की तरफ जाते हैं, फेस से आगे ट्रंक की तरफ, धड़ की तरफ जाते हैं, और उस थर्ड डे जो है ट्रंक से आगे एक्सट्रमिटीज जो उसके होती हैं वहां तक ये रैशेस जो है वो फैलना शुरू हो जाते हैं। और ये जितने भी रैशेस तरतीब के साथ ये डेवलप हो रहे होते हैं उस वक्त ये इन रैशेस में हाइपर पिगमेंटेशन जरूर रहती है, वो अपनी पिगमेंटेशन छोड़ते नहीं है बल्कि हाइपर पिगमेंटेशन जो है की तरफ ही जाते हैं। ये अगर उसको ये आ जाता है इसके सीक्वेंस के साथ जो है ये इसकी अलामात डेवलप होती हैं जैसा कि मैंने अभी बताया है। अगर हम इसके कॉम्प्लिकेशन के तौर पे देखें तो कॉम्प्लिकेशन में अगर लंग्स की तरफ जाएगा तो लंग्स आगे निमोनिया की कैफियत पैदा हो सकती है। इंटेस्टाइन्स में अंतड़ियों में डायरिया कैफियत आ जाएगी और ब्रेन में इंसेफलाइटिस हो जाती है, दिमाग के जो टिश्यूज होते हैं उनकी सोजिश हो जाएगी, इंसेफलाइटिस हो जाएगी। तो अगर इंसेफलाइटिस हो गई है, डायरिया है, प्लस जो निमोनिक कंडीशंस है तो उस दौरान जो है उसकी कॉम्प्लिकेशन इतनी ज्यादा है कि वो उसकी डेथ की तरफ ये पेशेंट जो है वो जा सकता है। इसके अलावा ये सप्रेसर होता है, उसकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है मिजल्स वाले शख्स की, जो कि 6 हफ्ते तक जो मौजूद रहती है। तो उस दौरान जो है बैक्टीरियल और दूसरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का भी चांसेस साथ मौजूद होता है। इसके साथ जो है ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, उसको कान की सोजिश हो सकती है। इसके साथ अगर इसके मजीद अगर कॉम्प्लिकेशन अगर 2 साल के बच्चे को देखा जाए तो सब एक्यूट सेकल मॉर्टेलिटी रेट बढ़ाने का जो है ये बहुत ज़्यादा सबब बनती है। अगर हम इसके डायग्नोसिस को देखें तो इसके डायग्नोसिस में जो इसके कन्फर्म जो अगर इसको कंफर्म करना हो तो वो उसके लिए RT-PCR करवाया था। ये जो सैंपल रेस्पिरेटरी स्पेसिमेन उन्होंने जो है लेना होता है, सैंपल लेना होता है। तो RT-PCR करवाने से आप उसके कंफर्म डायग्नोसिस से हो सकता है कि यूरोबियोला वायरस जो, क्योंकि वहाँ पे इसके स्पेसिफिक एंटीजन जो होते हैं, एंटीबॉडीज जो है वो डिटेक्ट हो जाते हैं। तो वैसे मैंने सॉरी कंप्लीट कर दिया मैंने जल्दी जल्दी टाइम देखते हुए। तो अगर किसी दोस्त ने कुछ चीज़ वजाहत करवानी तो मैं दोबारा कर देता हूँ। Thank you so much, Dr. Muhammad Zafar, for your informative lecture about measles. You have explained very well about this important topic. Thank you so much, Dr. Fatma Shabir, for your informative lecture. And thank you so much, Dr. Muhammad Akram, for organizing this informative